स्वागत है आपका तर्क इस विशेष चैनल में। आज हम बात करेंगे पीटी 365 के पॉलिटी के लेक्चर के ऊपर। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन। देखिए, रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। अफर्मेटिव एक्शन लिया जाता है आपके एक जो सर्टेन हिस्टोरिकल ऑप्रेस्ड ग्रुप होता था, जिनको दबाया गया है हमेशा से, जो भी नीचे जात के हरिजन होते थे उनको दबाया जाता था, उनके लिए स्पेशली इनिशिएटिव लेना। क्यों लेना? ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, सोशल स्टेटस मिले, रहने के लिए जगह मिले। तो ये सब तरीके से इनको लाया गया था। इसी के तौर पे आप मुझे बता दीजिए नमस्ते स्कीम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में यूएस में फर्क यह है कि इंडिया में जो होता है वो होता है मेनली एक कास्ट अनटचेबिलिटी के ऊपर से, और जो यूएस में होता है वो होता है माइनॉरिटी की बेसिस पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और क्या होता है, यहाँ पे जो टारगेट ग्रुप होते हैं इंडिया में वो सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास होते हैं और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होती है। अफ्रीका में, अरे यूएस में अफ्रीकन होते हैं, एशियंस होते हैं, ऐसे हिस्पेनियंस होते हैं। ठीक है, ये सब वहां पे ऐसे डिवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे रेसिज्म ज्यादा चलता है, अपने यहाँ पे कास्टिज्म ज्यादा चलता है। ठीक है, अब वहां का आदमी यहाँ पे आके बोलेगा कि भाई मेरे को काला बोल दिया, तो कुछ हो नहीं सकता, जोक तो सबको याद ही है। चलिए देखिए, अब क्या हो जाता है कि अगर ईडब्ल्यूएस का जैसे अभी अमेंडमेंट हुआ था, मुझे आप ये बताइएगा कि जब ईडब्ल्यूएस का अमेंडमेंट हुआ था, एक तो पहली बात तो कौन से अमेंडमेंट से आया था, दूसरी बात है कि जब ईडब्ल्यूएस का अमेंडमेंट हो रहा था तो उसको कौन से आर्टिकल में डाला जाए। जैसे आर्टिकल 15 के 4 में, 5 में डाला गया था कि 6 में डाला गया था, ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना। नहीं पता तो सर्च जरूर करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इसके लिए किया जाता है। देखिए, पहले तो ये एक हो गई आपकी कास्ट की कम्युनिटी। ठीक है, सपोज ये एक कास्ट हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, ये हो गई डी। अब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इस ए में और कौन कौन सी कास्ट आती है, इस बी में कौन कौन सी कास्ट आती है, सी में कौन कौन सी कास्ट आती है, डी में कौन कौन सी कास्ट आती है। तो उसका एक सब क्लासिफिकेशन हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि अब आर्टिकल 341 जो कास्ट को डिफाइन करता है वो ये बोलता है, डिफाइन मतलब बोलता है कि ये कास्ट ये है, इनको एससी का स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक है, जो लिस्ट बनाता है ये आर्टिकल 341, उसको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। पार्लियामेंट के अलावा कोई नहीं बना सकता। समझे? तो पार्लियामेंट के अलावा और किसी को बनाना है तो उसके लिए एक स्पेशल एक्ट लाना पड़ता है, जिसमें पार्लियामेंट में जाके ही पास होगा तो ही आगे एक्ट बन सकता है। समझ गए ना? तो सब क्लासिफिकेशन स्टेट कर सकती है, तो स्टेट को इस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है ताकि आर्टिकल 341 सब क्लॉज 1 का उल्लंघन ना हो। और आर्टिकल 341 सब क्लॉज 2 बोलता है कि पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड और टू ऐड, टू रिमूव शेड्यूल कास्ट इन द लिस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे बताया। अब शेड्यूल कास्ट की जरूरत क्या है? क्यों? क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का तरीका क्या है? सब्सटेंटिव इक्वलिटी होती है। वो क्या होता है? अ लॉ मस्ट अकाउंट फॉर अ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड हिस्टोरिकल इनजस्टिस फेस्ड बाय द पर्सन और ग्रुप्स। जो एक कोई पर्सन है, कोई ग्रुप है जो हिस्टोरिकल की तरीके से, जैसे कि बोलते हैं ना, कुछ हरिजन थे जिनको बहुत सताया गया था हिस्ट्री में भी, स्टिल मॉडर्न डेज में भी बहुत सारी रूरल एरियाज में ये स्टिल प्रॉब्लम स्टे करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ केस स्टडीज है, इसको जरूर देख लेना। सब क्लासिफिकेशन के ऊपर बता दिया हो कि स्टेट कभी भी 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकती सब क्लासिफिकेशन में। कौन से केस स्टडी? एक तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक सबसे फेमस केस था, और ये एक तो था कौन सी गवर्नमेंट के टाइम पे, ये जरूर मुझे बताना। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि उस टाइम पे कौन अपने प्राइम मिनिस्टर थे। पहली बात तो इनका एक मेजर जजमेंट बताना जिसके वजह से आज रिजर्वेशन काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, और उन्होंने कितने परसेंट पे लाकर रिजर्वेशन को फिक्स कर दिया था। ठीक है, जरूर बताना। चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जाता है। यूसीसी क्या है? आर्टिकल 44 में, पार्ट 4 में आता है। पार्ट 4 क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है अपने लेक्चर के पॉलिटी में, आप जाके देख सकते हो, बहुत बेसिक से बताया। अब यूसीसी बिफोर इंडिपेंडेंस कैसा रहता था कि लेक्स लॉ की रिपोर्ट के हिसाब से कि मुस्लिम और हिंदू पर्सनल लॉ को कोडिफाइड नहीं किया गया था। तो लेटर ऑन बीएन राव कमेटी आई, उसने बोला इक्वल राइट्स टू ह्यूमन, वुमेन्स के लिए दोनों तरफ से इक्वली राइट्स मिलेगा, वो कोई 3 तलाक वाली बात नहीं आएगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आया स्पेशल मैरिज एक्ट आया 1954 का, जिसमें सिविल मैरिज को अकाउंट किया गया, और 4 मेजर एनेक्टमेंट ऑफ हिंदू लॉ बने कि 4 हिंदू लॉ बने, उस हिंदू लॉ के हिसाब से डिवाइड हुआ गया। अब किसी को डिवोर्स मिलता तो ये होगा, किसी के लिए एलिमनी ये होगी, वगैरह वगैरह, इस तरीके से डिवाइड हुआ था। इसी के साथ मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा ऐसा एक स्टेट है जिसने सबसे पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया, जरूर मुझे बताना।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्या है, एक तो यूनिटरी सिस्टम होता है, ठीक है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, यूनिटरी सिस्टम होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। इधर यूनिटरी सिस्टम बोलने का मतलब ये होता है कि स्टेट के पास पावर होती है कि वो इसको इंप्लीमेंट करे। शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। देखिए मेरा काम है कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना, वरना तो ये बहुत लंबा चला जाता है वीडियो, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या क्या होता है, पर्सनल लॉ इंक्लूड मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और सक्सेशन, ये सब चीज इसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड में मेजरली कवर किया जाता है, और बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो सबसे पहले ऐसे स्टेट था तो गोवा, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा था ये जरूर बताया, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये बोलता है कि 15 अगस्त 1947 तक जैसा जो स्टेटस था, जो मंदिर थी, जो मस्जिद थी, जो एज इट इज थी, वो एज इट इज रहेगा। उसको डिमोलिश नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसके कभी क्लेम करके फिर से उसको रीस्ट्रक्चर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अयोध्या। अयोध्या केस एक एक्सेप्शन था, ठीक है। बस इसी के बारे में इसमें बात की। प्रिवेंटिव डिटेंशन, देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कुछ आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 22, आर्टिकल 22(4), 2 और ये 22(5). डिटेंशन वो होता है जिसमें अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उनका कोई पब्लिक, जैसे डूइंग अ एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर, कि आप पब्लिक ऑर्डर को डिमोलिश कर सकते हो या नेशनल सिक्योरिटी की ये थ्रेट है, तो आपको एज ए डिटेंशन में रखा जाएगा। तो डिटेंशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक डिटेंशन होता है जिसमें आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएगा, फिर मजिस्ट्रेट बताएंगे कि आगे क्या करना, उसी को बोल देते हैं अगली भाषा में जुडिशियल कस्टडी, जिसके ऊपर से 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। दूसरा आता है कि जिसको नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होगा, कोई टेररिस्ट होगा, उसको अरेस्ट कर लिया है, तो उसके लिए बनेगा कि 3 महीने तक उसका डिटेंशन रखा जाएगा विदाउट मजिस्ट्रेट के सामने गए हुए। सब कुछ होने के बाद कि इनको बोला कि 3 महीने के लिए इनका डिटेंशन रखा जाएगा। अगर 3 महीने से आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तो रिटायर्ड जज और ब्यूरोक्रेट की एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि भाई इसका डिटेंशन बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। समझ गए। तो आर्टिकल 22 क्या आपको एक पावर भी देता है कि राइट टू इन्फॉर्म, आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है ये आपको बताना ही पड़ेगा। दूसरा है आर्टिकल 22 हेबियस कॉर्पस, जैसे आप बोल सकते हो आर्टिकल 32 कि 24 आवर्स के अंदर आपको एक बॉडी प्रेजेंट कर देनी है, ठीक है। आफ्टर फिर 2024 आर्टिकल 22 सब क्लॉज 4 ये एक्सप्लेन कर देता है कि कोई भी ऐसी बॉडी होगी, जो भी होगी या जिनके एक एक्सटेंड किया गया है ड्यूरेशन के लिए, और उससे ज्यादा ड्यूरेशन एक्सटेंड करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कमेटी बनेगी, ठीक है। आर्टिकल 22(5) क्या करता है, अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ अ ग्राउंड फॉर अ डिटेंशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंसर्न डिटेंशन ऑर्डर, ठीक है। बस इतना ही था, बहुत अच्छे से समझाया आपको। फेमस केस याद रखिए, एक है गोपलान वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो था 1950, इसके बारे में अच्छे से बात हुई और आर्टिकल 22(5) के बारे में हुआ था। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पर्सनैलिटी एक्ट, देखिए 2 चीजें, एक तो राइट टू प्राइवेटी है, ये कौन से केस से आया था जरूर मुझे बताना, बड़ा फेमस केस था, और कौन से स्टेट का था ये भी बताना। राइट टू पब्लिसिटी, पब्लिसिटी क्या होता है, इस टाइम पे इसलिए जाता है न्यूज में कि आपको जैसे पता होगा कि एक हीरोइन थी जिनका एक बहुत अलग तरीके से वीडियो बना के और किसी ने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके प्रेजेंट कर दिया था, उसी को बोलते हैं राइट टू पब्लिसिटी। कि अगर आपको किसी की पब्लिसिटी करनी है, भले वो जिंदा हो भले वो मर गया, तो आपको उसका कंसेंसस लेना पड़ेगा। अगर आपने उससे कंसेंट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया और आपने वो प्रेजेंट कर दिया, तो आपके ऊपर एज ए केस हो सकता है। कौन से राइट के थ्रू पे, ट्रेडमार्क एक्ट 1990 और कॉपीराइट एक्ट 1957, इसके तौर पे आपके ऊपर केस हो सकता है। समझ गए। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में आपको पावर देता है, जो कि जस्टिस पुत्तस्वामी केस से आया था, जो कि है 2017 का केस, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया, मैंने आपको बड़े अच्छे से डिटेल में बता दिया, ठीक है। अब ये राइट टू प्राइवेसी या राइट टू जो पर्सनैलिटी है, पब्लिसिटी है, ये क्या पहले कहीं पे इंटरनेशनली तो कहीं नहीं, ऐसा कोई एज ए कन्वेंशन नहीं हुआ है अभी तक कोई इतना बड़ा, लेकिन रोमन कन्वेंशन के थ्रू पे और ट्रिप्स एग्रीमेंट के थ्रू पे, वीपो परफॉर्मेंस के थ्रू पे। अब आप बोलोगे ट्रिप से ये काम पे, देखिए आपने किसी का फोटो रखा एज ए फोटो, उसका खुद का एक ट्रेडमार्क हो गया, आप उसका फोटो तभी यूज कर सकते हो जब तक उसका कंसेंट ना हो। समझ गए, बस ये चीज बताना चाह रहे थे। यहाँ पे कुछ केस स्टडी है, आप देख सकते हो। कभी कभार क्या होता है, ये केस स्टडी पूछ लेगा और पूछेगा इट इज रिलेटेड टू, फिर 4 ऑप्शन दे देगा। चलिए अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में चलते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट
यूपी में कुछ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट थे जिसको यूपी ने गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर लिया, एज अ रीसेल और सेल के हिसाब से अपने हिसाब से पैसा ले ली। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 से ये बोलता है कोई कंट्री है जो एनिमी है, उसके कोई लैंड हमारे कंट्री में है तो एज हम ऑक्यूपाई करके उसको सेल या कर सकते हैं या तो वहां के उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन 2017 में इसको अमेंडमेंट किया गया। तो लीगल है और सक्सेसर ऑफ एनिमी वेदर और नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और द सिटीजन अ कंट्री विच इज नॉट ऑन एनिमी। ठीक है, बस चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू बी फॉरगेटन, राइट टू बी फॉरगेटन, ठीक है, सबको भूलने का अधिकार है। टू राइट टू इरेश्योर होता है, इरेजर होता है। इरेजर क्यों करना? आपका कोई वीडियो है, आपत्तिजनक है, हो सकता हो कुछ भी हो, आप सुधरना चाह रहे हो और उस आपत्तिजनक वीडियो को या कॉन्फ्लिक्ट वीडियो को आप हटाना चाहते हो, तो राइट टू फॉरगेटन आपको देता है राइट टू बी फॉरगेटन। समझ गए? ये इशू जो सबसे अच्छा था और ये जो वर्ड था वो ऐसे यूरोपियन नेशन से आया था, लेकिन इंडिया में एज अ केस जो केस था, एक जस्टिस केस पुत्तस्वामी केस, इसी में आया था और यही थे हमारे, क्या था ये, हाँ, फंडामेंटल राइट के राइट टू प्राइवेसी वाला केस। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनर लाइन परमिट, देखिए इनर लाइन जो परमिट है ये अभी न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि ये चल रहा था अभी नागालैंड के इशू के ऊपर से। तो नागालैंड में कुछ रीजन को, जैसे चुमकोडिमिया, न्यूलैंड और डीमापुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट में इनर लाइन परमिट इशू करने के लिए बात होती है। अब इनर लाइन परमिट का क्या एक सिग्निफिकेंस है? ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है ये रेगुलेट करता है तो मूवमेंट नियर इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर, जो जितने भी कंट्रीज होंगे, जितने भी स्टेट होंगे, उनके इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये स्पेशली अप्लाई होता है। इसको किया गया था ताकि वहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स है वो सुरक्षित हो पाए और जो वहाँ की एथनिक जेनेसिटी है, एथनिक जितनी भी पॉपुलेशन है, उनको सिक्योर कर पाए। ठीक है, तो स्टेट अंडर ILP कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, ये सब बॉर्डर कंट्री है। ये रहा आपका बॉर्डर कंट्री, तो यहाँ पे सब है। तो प्रोटेक्टेड एरिया और रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट होती है, दो तरीके की होती है। प्रोटेक्टेड एरिया जो परमिट है ये आती है फॉरेनर प्रोटेक्शन एक्ट 1958 से ऑर्डर से आती है। तो इसमें बताया गया कि इनर लाइन परमिट और इंटरनेशनल बॉर्डर स्टेट के ऊपर से डिक्लेयर होकर ये सब कुछ ऐसे बना है। इसमें जो कुछ क्राइटेरिया रखे कि कौन कौन से, जैसे होल अरुणाचल प्रदेश आ गया, पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड रख दिया गया और होल सिक्किम को रखा गया। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया किस में आता है? फॉरेनर्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1963 इसके तौर पे आता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर। देखिए फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है? फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि कोई आपको, जैसे कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया या स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो उसका डिवोल्यूशन या तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा, बस इसी के बारे में बताया। तो कौन कौन से आर्टिकल, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, तो आर्टिकल 246 से पूरा चालू हो जाता है। अब टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट ओनली असाइन्ड बाय टू द स्टेट, तो आर्टिकल 269 है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द GST, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, आर्टिकल 269 है कि कलेक्ट तो दोनों करेंगे मगर बाद में शेयर दोनों में हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि इंटरस्टेट में सेंट्रल कलेक्ट किया तो बाद में वो अपने हिसाब से करेगा। कौन डिसाइड करेंगे स्टेट के पास कितना चलना चाहिए? GST काउंसिल, इसके बारे में बात हो चुकी है। टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन, कौन कौन से कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, सेंट्रल स्टेट हो गया, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, क्योंकि स्टेट में रह के कोई काम कर रहा है तो सेंट्रल को दे रहा है, तो दोनों के बीच में जो भी आएगा फिर वो बाद में शेयर करेंगे। ये क्या बोलता है? आर्टिकल 270 किसके रिकमेंडेशन है? फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड करती है। ठीक है, चलिए बस 5 मिनट दोस्तों, ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा अभी आपका। तो दो तरीके से होता है टैक्स, एक तो वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन कौन बताया था? 41% बोला था रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, कौन सा? 15 था। स्टेट भी पार्लियामेंट को दे, अरे सॉरी, स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो पंचायत को दे सकती है ना, पंचायत अपने नीचे वाले वीडियो को दे सकती है, सॉरी वीडियो को दे सकती है। ऐसे करके डिवोल्यूशन होता रहेगा, पूरा एक साइकिल चलता रहेगा। अर्बन एरिया में भी सेम चीज है, लोकल एरियाज को देगी, म्यूनिसिपालिटीज को देगी और धीरे धीरे वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। समझ गए? चलिए, ग्रांट इन एड है, अ सेंटर प्रोवाइड ए ग्रांट इन एड टू द स्टेट, आर्टिकल 275 से। बोरोविंग है, आर्टिकल 292। इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छे समझाया कि बोरोविंग पावर कैसे कैसे यूज करती है। यूनियन गवर्नमेंट हैज टू पावर टू बोरो मनी विथ और आउटसाइड द कंट्री, while under 293 state government can borrow with India not abroad।
अगर एब्रॉड से उसको पैसा मंगाना है तो क्या करती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगी, या तो स्टेट स्पॉन्सर्ड कुछ कंपनी यूज होती है, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र में है तो डिस्कॉम हो जाती है, महाराष्ट्र डिस्कॉम होगी, दिल्ली का कुछ होगा डिस्कॉम होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, ये क्या करती है, ये बाहर से पैसा हायर करती है और ये गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली देती है। समझ गए ना, बस। आर्टिकल पता है फाइनेंस कमीशन का 280 है, ये रिकमेंडेड करता है कि एडजस्टिंग शेयर रिसोर्सेज, कैसे कैसे दोनों के बीच में शेयर रिसोर्सेज होगा, ठीक है। ये आप ग्राफ देख सकते हो, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के ऊपर चलते हैं। कोई स्टेट को कैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल सकता है और कब ये फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हुआ था 1969 में। किसके रिकमेंडेशन से हुआ था, 5th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से हुआ था, ठीक है। और कौन सी बेसिस पे इसको किया जाता है, तो गाडगिल मुखर्जी फार्मूला ही है। तो गाडगिल मुखर्जी फार्मूला में क्या है कि पॉपुलेशन 60%, फिर पर कैपिटा इनकम 25%, फिस्कल परफॉर्मेंस देखा जाता है 7.5% से, और स्पेशल प्रॉब्लम देखा जाता है कि वहां पे स्पेशल प्रॉब्लम क्या, इसके हिसाब से। तो ये 4 क्राइटेरिया रखा है गाडगिल मुखर्जी फार्मूला ने, ताकि किसी स्टेट को कैसे एक स्पेशल स्टेटस बनाया जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके कुछ एग्जांपल है, हाँ, आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 ए डी एच जे, ये क्या है, ये स्पेशल कैटेगरी देती है एक स्टेट को। क्या स्पेशल कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइंड है, नहीं, ये रहा, ठीक है। तो ये एक इन्वेंशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देती है, ताकि वहां के लोगों के लिए कुछ प्रोटेक्शन और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो पाए। क्राइटेरिया क्या है, या तो हिली एंड डिफिकल्ट ट्रेन में हो, लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की, स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो वहां का, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्ड हो, या तो नॉन वायबल नेचर हो वहां पे, ठीक है। अब 6 शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं। देखिए 6 जो शेड्यूल है, 2 होता है, एक होता है शिफ्ट होता है, एक फिफ्थ होता है। 6 शेड्यूल में कौन सा होता है, एटीएम नो मनी, ठीक है। तो एटीएम नो मनी, एटीएम मतलब अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये हो गए। मनी मतलब मणिपुर नहीं होगा, बस नो मनी, एटीएम नो मनी। चले अभी 6 शेड्यूल के ऊपर चलते हैं। ये बात हो रही थी लद्दाख को ऐड करने की, आप सब जन जानते हो कि बहुत बड़ा इशू चल भी रहा था ये। तो अब कौन डिसाइड करता है कि कौन सा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और कौन सा ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल है, ये कहाँ पे आता है, ये 6 शेड्यूल में आता है। कौन करता है, ये गवर्नर करता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में टोटल कितने मेंबर होते हैं, 30, जिसमें से 4 को नॉमिनेट करता है गवर्नर और 26 इलेक्ट होते हैं। इलेक्ट कहां से होंगे, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी होगी उसी एरिया में से लोग इलेक्ट करते हैं 26 लोगों को, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा भी है। अब और दूसरा है अपना ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, ठीक है। ये एक स्पेशल ट्राइबल विद इन अ रीजन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इनके पास पावर क्या होती है, ये अपने कानून खुद बना सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाना है, एग्रीकल्चर के ऊपर बनाना है, इनहेरिटेंस बनाना है, मैरिज और सॉइल सोशल कस्टम्स के ऊपर बनाना, तो ये खुद ही बनाते हैं। टैक्स भी कलेक्ट करते हैं, पावर ऑफ कलेक्टिंग टैक्स होता है, लैंड रेवेन्यू इम्पोज, न्यू टैक्स भी क्या इम्पोज कर सकते हैं, कोई टैक्स, हाँ कर सकते हैं, रेगुलेटिंग टैक्स कर सकते हैं, कलेक्टिंग लॉयल्टी फ्रॉम द मिनरल्स एंड एक्सकवेशन कर सकते हैं। और अभी इसके ऊपर से केस चल रहा था मिनरल्स के ऊपर, रॉयल्टी। मुझे जरूर बताना सेस में फर्क क्या है, रॉयल्टी में फर्क क्या है, जरूर मुझे बताना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5th शेड्यूल 6 शेड्यूल में फर्क क्या है। 5th शेड्यूल कितने 10 डिस्ट्रिक्ट में, कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है 5th शेड्यूल के बारे में। तो जिसको 5th शेड्यूल में होता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, 6 शेड्यूल में एडीसी और एआरसी होता है, ऊपर बता दिए। ये चीज को मार्क कर लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कौन से होता है, आर्टिकल 3 से। किसी स्टेट का एरिया, उसकी बाउंड्री या उसका नाम चेंज करना है तो आर्टिकल 3 से होता है। अगर किसी एरिया को ऑक्यूपाई करना है, किसी एरिया को सेल करना है पर्टिकुलर कंट्री को, वो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये बेरूबारी का केस है जो इसमें उसके ऊपर बहुत अच्छे से बात किया है, ठीक है। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कमेटी बनी थी, सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी याद करना है। सबसे पहला क्या, एसके धार कमीशन। ये क्या बोलता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन रादर देन द लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो ये लिंग्विस्टिक के बेस पे नहीं बोलता। फिर बना था जेवीपी। जेवीपी कौन है, जवाहरलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, पट्टा भाई सीतारामैया हो गए। तो 1948 में इनका आया और इन्होंने भी लैंग्वेज के बेस पे होने के लिए मना कर दिया। फिर फजल अली कमीशन आया, उसने 4 फैक्टर बताया। सबसे पहला था प्रिजर्विंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, फाइनेंस, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन,
और लास्ट है अपना प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ अ वेलफेयर ऑफ अ पीपल एंड अ नेशन एज होल। ठीक है, लास्ट का जो पॉइंट है ये फजल अली कमीशन के फिर रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, जिससे 14 स्टेट 6 ड्यूटीज बना, और सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 वाला। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी आज इतना टॉपिक खत्म कर दिया, मुश्किल से 1-2 लेक्चर में आपका ये सब टॉपिक खत्म हो जाएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और आपको कुछ रिकमेंडेशन करना है तो आप कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पे बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक टॉपिक वाइज, एक थीम वाइज डेली करवा रहे हैं। ज्वाइन करिए, इसका एडवांटेज उठाइए, वरना तो फिर भाई आप जानिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद दोस्तों।